नमस्कार मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, सी टेट हो या यूपी टेट हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, साथ ही साथ एसएससी, जीडी, लेखपाल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाएं जहां से हिंदी के क्वेश्चन उन परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये टॉपिक उनके लिए बड़े कारगर है। साथ ही साथ क्लास 9 से लेकर बीए तक के हिंदी पाठकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। आज हम इस टॉपिक का डीएनए टेस्ट करेंगे। जैसा कि आपके सामने ही है, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में टॉपिक है आपका डीएनए टेस्ट के अंतर्गत शब्द रचना। क्या है? शब्द रचना। हम इसको शब्द भेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। शब्दों के निम्न आधार हैं। शब्दों के निम्न आधार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को जानते हैं कि शब्द कौन कौन से हैं। उत्पत्ति के आधार पर आइए देखते हैं। हमारे सामने उपस्थित है नया टॉपिक के साथ। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के रचना कई आधारों पर होते हैं, जिनमें से पहला हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। आइए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार। आइए देखते हैं नाम। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, सॉरी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक था, तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। 2 और इसके अंतर्गत आए हैं, हालांकि गणना केवल 4 की है, लेकिन इनमें 2 नए लोग आ गए हैं जिनका नाम है, एक तो संकर शब्द और दूसरे हैं अर्ध तत्सम। ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर अर्ध तत्सम। तो इसको अच्छे से पढ़ें। देखिएगा, हम लोग एक एक टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला हम लोगों ने टाइप पढ़ा तत्सम। क्या है? तत्सम। आते हैं, देखते हैं। यहां पर आपके सामने उपस्थित है तत्सम। तत्सम का अगर हम यहां पर विच्छेद कर दें तो जैसा कि आपके सामने विच्छेद हुआ है, तत् धन सम। ठीक है, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, अर्थात किसके? संस्कृत। संस्कृत शब्दों के समान जो शब्द हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। देखिए यहां पर नोट में हमने लिखा है, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किया हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वह संस्कृत भाषा से, वह शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए, देखो ध्यान देना, बिना रूप परिवर्तित किए, रूप बदलता नहीं। ठीक है, सेम संस्कृत का कोई शब्द सीधे हिंदी भाषा में आ जाए, किस भाषा में आ जाए? हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाए तो हम उसको तत्सम शब्द कहते हैं। देखिएगा, इनका प्रयोग लोक व्यवहार में न के बराबर किया जाता है, क्योंकि लोक व्यवहार में एक अपवाद सा फैल चुका है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा होती है, इसलिए हम बोलचाल की भाषा में संस्कृत शब्दों का यूज कम करते हैं। चलिए, जिन शब्दों का हम यूज लोक व्यवहार में कम करते हैं वही संस्कृत शब्द कहलाता है। यहां पर तत्सम की चर्चा हो रही थी, आते हैं इसी साथ में तद्भव की पहले चर्चा कर लें, फिर उदाहरणों पर पहुंचते हैं। आपके सामने है तत्भव, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन भव, शब्द बनेगा तत्भव। तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न। उन्हीं संस्कृत शब्दों से उत्पन्न जो शब्द हैं उनको हम तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत शब्द हमारा है वो हमारा तत्सम है। आप ऐसे समझिए कि जितने भी संस्कृत शब्द होते हैं, अश्व हो गया, गज हो गया,
घर हो गया, ये सब संस्कृत शब्द हैं और इन्हीं संस्कृत शब्दों को हम तत्सम कहते हैं और इनके जो अर्थ निकलते हैं, अज माने हाथी, हाथी क्या हो गया? तद्भव। सिंह माने शेर, सिंह तत्सम, ठीक है। सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर, शेर तद्भव। उसी से उत्पन्न जो भाषा बनी, शब्द हमको मिला, वो हमको कहलाएगा, हम लोग उसे कहेंगे तद्भव, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां पर नोट में है, संस्कृत भाषा के शब्दों का थोड़ा रूप परिवर्तित करके, थोड़ा सा रूप परिवर्तित, संस्कृत भाषा के, किस भाषा के? संस्कृत, संस्कृत भाषा के शब्दों का थोड़ा रूप परिवर्तित करके हमारे हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है और उन्हीं शब्द का थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दें और हमारे हिंदी भाषा में उसका प्रयोग हो, वही हमारा तद्भव है, ठीक है। इनका प्रयोग लोक व्यवहार में प्रचलन में सबसे अधिक है। हम लोग हिंदी भाषा बहुत ज्यादा बोलते हैं, संस्कृत भाषा का वर्ण शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अब यहां पर हम लोग इसके उदाहरणों को पढ़ते हैं, देखते हैं, आपके सामने उपस्थित है। एक तरफ हमने लिखा है तत्सम, दूसरी तरफ हमने लिखा है तद्भव। जो शब्द हम तत्सम में पढ़ेंगे उन्हीं शब्द का तद्भव क्या होगा, ये चीज हम यहां पर एक साथ देखेंगे। जैसे आम्र, आम्र संस्कृत शब्द है, ये तत्सम है। अब इसका रूप परिवर्तित जो शब्द है वह है आम, जो कि हिंदी में प्रयोग हम लोग करते हैं, ये हो गया तद्भव। तत्सम संस्कृत शब्द, उसका हिंदी शब्द हो गया तद्भव, ठीक है। जैसे अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, ये तत्सम है, ठीक है। अब इसका परिवर्तित रूप क्या है? घोड़ा, ये हो गया तद्भव, ठीक, समझ में आया? चलते हैं आगे। आपके सामने यहां उपस्थित है ढेर सारे उदाहरण। जैसे कंकती, कंकती, कंकती का तद्भव क्या होगा? कंघी, जिसे हम बाल ओल बनाते हैं, कंघी। चत्वाल, चत्वाल का तद्भव होता है चबूतरा, क्या होता है? चबूतरा। गृह, गृह का घर। कंकट, कंकट का कांटा। पुष्प, पुष्प का फूल। अछोट का अखरोट। अछवाट का अखाड़ा। दधी का दही और दुग्ध का दूध, दुग्ध का क्या होता है? दूध। ये सभी हमारा क्या है? तद्भव, क्या है? तद्भव। और ये हमारे सभी क्या है? तत्सम, ठीक है। तद्भव और तत्सम आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। आपके सामने है देशज शब्द, दो हमने ऊपर पढ़, तत्सम तद्भव दो पढ़ लिए, अब देशज पढ़ने जा रहे हैं। तत्सम तद्भव को एक साथ पढ़ा और देशज विदेशज को एक साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कितना हम लोगों ने पढ़ा? 4 प्रकार के, तो 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया और 2 प्रकार अब यहां देखते हैं। जैसे देशज, देशज शब्द को हम यहां से देखें, देश धन जन, जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई हो, ठीक है, वह देशज कहलाता है। देश और ज माने जन्म, जिनकी उत्पत्ति अपने देश में। ऐसे शब्द जिनका तत्सम रूप नहीं पाया जाता वो सभी देशज शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोला इसने? ऐसे शब्द जिनका तत्सम रूप अर्थात संस्कृत वाला रूप, संस्कृत वाले शब्द तत्सम जो ऊपर पढ़ा नहीं पाया जाता इन शब्दों में, देशज शब्दों में, तो बचा जो वो हमारा देशज शब्द कहलाएगा। यानी देशज शब्दों में संस्कृत के शब्द नहीं आते, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देशज ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका जन्म भारत के किसी गांव तथा कस्बे में होता है। देशज वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति अपने इस भारत के किसी गांव कस्बे में उत्पन्न होता है, प्रयोग करते हम नए नए शब्दों का, वो सभी देशज कहलाते हैं। कहावत है कि कोश कोश पर पानी बदले 4 कोस पर बाणी। तो हमारे यहां क्या होता है कि हर कोस पर पानी का टेस्ट अलग हो जाता है
और 4 कोष पर जाने पर वहां पर हमको शब्दों में, वाणियों में चेंजिंग मिलने लगती है। ठीक, आइए हम लोग आगे और इसके विषय में जानते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता न हो वे देशज शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, देशज शब्द के उत्पत्ति जो है उनका कोई अता पता नहीं होता। वो तो हम स्थानीय भाषाओं में किसी चीज को क्या बोल देते हैं, स्थानीय भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, भोजपुरी भाषा, ब्रज भाषा इत्यादि भाषाओं में वो सब हर एक चीज का अर्थ अलग अलग लिया जाता है। वहां पर हम लोग उसको एक नए नए शब्दों से जानते हैं, वो सभी हमारा देशज शब्द कहलाता है। विदेशज शब्द क्या है, आपके सामने उपस्थित है। विदेशज शब्द विदेश धनजन, यानी कि जिनकी उत्पत्ति अपने देश के अलावा कहीं और जन्म हुआ हो, ऐसे शब्द जो अपने देश को छोड़कर कहीं और उसकी उत्पत्ति हुई हो, ऐसे विदेशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, अर्थात विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। कौन से भाषाओं से? विदेशी जो भाषा है उन भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए आपके सामने है, एक तरफ हम लोगों ने लिखा देशज और एक तरफ लिखा विदेशज। तो देशज क्या क्या है और विदेशज क्या क्या है, उन शब्दों को हम यहां से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आपके सामने उपस्थित है उदाहरण। जैसे देशज शब्दों को देखते हैं। देशज हमारी देश की क्या शब्द है, जो कस्बे में, नगरों में, गांव में जिनका उत्पन्न हुआ है, जिनका जन्म हुआ है, ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? खिड़की है, तेंदुआ है, डिबिया है, ठेठ, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, गद्दा, कटोरा, खटखट, धड़ाधड़, चिड़िया, जूता, डोंगा इत्यादि। यानी बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द हैं। मैंने थोड़े से उदाहरण लिए हैं, खासकर इनमें से कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो ये सभी क्या है? देशज। आइए विदेशज की तरफ। चीनी, चाय, देखने से लग रहा है कि विदेशी है, चीनी, चाय, ठीक है, विदेशज शब्द है। तंबाकू, काजू, अक्ल, अमीर, आदमी, अंजीर, आलपीन, आलमारी, आवारा, आफत, आराम, दरोगा, वकील, उपन्यास, ये सारे शब्द विदेशी भाषाओं से, फारसी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, विभिन्न भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से सारे शब्द लिए गए हैं। ये सारे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने उपस्थित है संकर शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। संकर, संकर को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। इनकी उत्पत्ति देशी और विदेशी, यानी कि दो दो भाषाओं को आपस में जोड़ जोड़कर एक नया भाषा बनाया जाता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, आजकल तो हर एक सिस्टम, हर एक चीज सब हाइब्रिड यानी संकर होता जा रहा है। संकर प्रजाति, पशु पक्षियां देखो, साग सब्जी हम मार्केट जाते हैं, अपने आकार प्रकार से कुछ ज्यादा लाइटदार, खूबसूरत, देखने में बड़े साइज के हमको मिलते हैं। लौकी, बैगन, टमाटर, कद्दू, दुनिया भर की सब्जियां हैं जो कि हाइब्रिड है, संकर है। उनकी उत्पत्ति देशी और विदेशी बीजों को आपस में पराशरण करवाकर एक नया बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास शब्दों की जंजाल है यहाँ पर। तो कुछ शब्द संकर हैं जिसमें एक भाषा का नहीं बल्कि दो दो भाषाओं को आपस में जोड़ जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुआ है वह संकर शब्द कहलाते हैं। क्या लिखा है? दो अलग अलग भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाएं, दो भाषा होंगे, कोई दूसरी भाषा, और आपस में जोड़कर, लिखा है आपस में मिलाकर संकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे है ऑपरेशन कच्छ,
ऑपरेशन शब्द यहाँ इंग्लिश शब्द है। ऑपरेशन कौन सा शब्द है? इंग्लिश। और कच्छ शब्द है आपका हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बनाया गया ऑपरेशन कच्छ। ठीक है, जैसे लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज आपकी इंग्लिश शब्द है। लाठी चार्ज दो भाषाओं को आपस में जोड़कर एक शब्द, लाठी चार्ज। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी है। रेल इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है, दो भाषाओं को आपस में जोड़कर एक शब्द बनाया गया रेलगाड़ी। शंकर। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा हिंदी शब्द है और बोर्ड इंग्लिश शब्द है। परीक्षा बोर्ड दो भाषाओं को आपस में जोड़कर एक नया शब्द बना दिया गया, परीक्षा बोर्ड। परीक्षा हॉल, हॉल शब्द जो है ऐसे रहेगा, हॉल शब्द जो है वो आपका इंग्लिश शब्द हो गया और परीक्षा आपका हिंदी शब्द हो गया। जैसे टिकट घर, टिकट इंग्लिश शब्द हो गया और घर आपका हिंदी हो गया, टिकट घर। सील बंद, सील इंग्लिश शब्द है और बंद आपका हिंदी है। ठीक है, बम वर्षा, बम इंग्लिश शब्द, वर्षा हिंदी शब्द, बम वर्षा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो भाषाओं को आपस में जोड़कर एक शब्द बना दिया गया, दो दो भाषाओं के शब्दों को आपस में जोड़कर एक शब्द बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्ध तत्सम हमारे सामने है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं तत्सम, क्या पढ़ के आए? तत्सम। लेकिन यहां हम तत्सम का भी आधा पढ़ने जा रहे हैं, अर्ध तत्सम। अर्ध माने आधा, आधा तत्सम, आधा तत्सम हो और आधा दूसरा कुछ। देखो कैसे है। वह शब्द जो प्रकृति भाषा के होते हैं, कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा होना चाहिए यहां पर, प्राकृतिक भाषा के होते हैं। ठीक है, वह शब्द जो प्राकृतिक भाषा के होते हैं उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसे शब्द ना तो पूर्ण रूप से तद्भव होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से तत्सम होते हैं। अर्ध तत्सम शब्द पूर्ण रूप से तत्सम नहीं होते और पूर्ण रूप से वो तद्भव भी नहीं होते। या एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि अर्ध तत्सम जो शब्द है वो आधा तद्भव और आधा तत्सम। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, जो कि ना तो वो तद्भव ही है और ना ही वो तत्सम भी, तत्सम ही है, दोनों के बीच की बात है, यह अर्ध तत्सम कहलाता है। तीसरा है प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा के ऐसे शब्द जो बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते बदल गया हो। ठीक है, बदल गया हो माने ऐसे अर्ध तत्सम शब्द जो बोलने वाले वक्ता जो है, बोलने वाले से बिगड़ते बिगड़ते बच गया, वो बचा तो अर्ध तत्सम। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं बोल पाया, पूर्ण रूप से बिगड़ भी नहीं गया, तो अर्ध तत्सम बना। जैसे उदाहरण है, जैसे है अक्षर, अक्षर आपका अर्ध तत्सम है। चंदर, चंदर आपका अर्ध तत्सम है। अग्गी, अग्गी बोलने में बिगड़ते बिगड़ते रुक गया, अग्गी अर्ध तत्सम। बच, बच शब्द है अर्ध तत्सम। आज्ञा, ठीक है, आज्ञा, आज्ञा शब्द होता है, आज्ञा बिगड़ते बिगड़ते रह गया, अर्ध तत्सम। मुंह, हम लोग बोलते हैं मुख शब्द होना चाहिए, बोलते क्या है? मुंह। ठीक है, अर्ध तत्सम। वंश होता है वंश, कुल, वंश, और हुआ क्या? वंश, यह है अर्ध तत्सम। यानी कि बिगड़ते बिगड़ते यह बदल गया, बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया? बदल गया, पूर्ण रूप से बिगड़ नहीं पाया, बदल गया, ऐसे अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा हेडिंग आपके सामने उपस्थित है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। व्युत्पत्ति, ठीक है, माने बनावट, रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, शब्द बना कैसे, उसकी रचना हुई कैसे, इसी चीज की हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए। आइए देखते हैं।
व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर। ये जो ऊपर हेडिंग है, चाहे तो आप व्युत्पत्ति कहो, चाहे रचना कहो, चाहे बनावट करो, तीनों नाम एक ही का है। उसके आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आइए पहला पढ़ते हैं, रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक शब्द है और तीसरा योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आपके सामने उपस्थित है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो तीन प्रकार के ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। हालांकि आप लोग के दिमाग में आ गया होगा इसके संदर्भ में, क्योंकि इसका नाम है रूढ़ है। कोई बदलने वाला काम नहीं है, यहां पर एकदम रूढ़ है, फिक्स है। ठीक है, उसका कोई खंडन नहीं हो सकता। इसके पॉइंटों से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं। आइए पॉइंट देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। प्राय दो, जब कोई शब्द होता है उसके दो टुकड़े करते हैं हम। संधि में क्या करते हैं? दो टुकड़े किसी शब्द का। जैसे हिमालय शब्द है, हिमालय का दो टुकड़ा करेंगे, हिम धन आलय, दो पार्ट हुए, दो खंड हुए, उसके दोनों खंडों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। हिम माने होता है बर्फ, आलय माने होता है भंडार या घर। बर्फ का भंडार जहां हो वह हिमालय, अर्थ निकल गया दोनों खंडों का। लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि हम रूढ़ शब्द वो होता है जो दो खंड होने पर भी उसका कोई अर्थ निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिएगा, दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। जैसे आपके सामने है कान। कान एक शब्द है, कान शब्द है। इस कान शब्द का अगर दो टुकड़ा करे, यहां देखो का और न, दो टुकड़ा कर दिए, का और न बराबर कान। ना तो का कोई अर्थ है और ना ही ना का कोई अर्थ है। यहां देखिए दो खंड किए कान का दो खंड कर दिए, तो यहां पर जो का है और ये न है, इन दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकला। का माने क्या होता है? कुछ नहीं मालूम। ना माने क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकला। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये फिक्स है भैया, ये कान है, कान, इसका कोई परिवर्तित रूप नहीं। ठीक है, ये रूढ़ है। आइए इसी तरह से जैसे नाक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ना धन क। ना का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। क का क्या अर्थ? कुछ नहीं। लेकिन बना क्या? नाक, यानी कि ये फिक्स है, ये रूढ़ है, एक नाम के लिए रूढ़ शब्द है। ठीक उसी तरह से क्या है? आंख, आ धन ख, आंख। आ का कोई अर्थ नहीं, ख का कोई अर्थ नहीं, रूढ़ है। पशु, अब सोचो जरा, प धन सु कर दे, पशु, दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। प का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं मालूम। सु का कुछ नहीं मालूम, पशु। ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, दंत है, हाथ है, पैर है, मुंह है, लाल, पीला, हरा, हाथ, बौना, छोटा, लंबा, ताला, चाबी, सबका आप दो दो टुकड़ा करके देख लो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक, आइए अब आगे आपके सामने फिर उपस्थित है इसका दूसरा पॉइंट। तीन प्रकार के होते थे व्युत्पत्ति के आधार पर, पहला पढ़ लिया। दूसरा है क्या? यौगिक शब्द। क्या नाम है? यौगिक शब्द। आइए इसको जानते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फोकस करिएगा। कौन सा शब्द? सार्थक। कितने सार्थक? दो सार्थक। दो सार्थक शब्दों से जिनका निर्माण हो, ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसके पहले हमने ऊपर पढ़ा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में दो शब्द आए, दो टुकड़े हुए, लेकिन दोनों शब्द निरर्थक, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकला। अब ये वहां से कहते हैं नहीं भाई साहब, हमारे पास तो अब अर्थक वाले आएंगे, यानी सार्थक वाले। हमारे जो शब्द होंगे उनके दो टुकड़े होंगे और दोनों का अर्थ निकलेगा, दोनों का मतलब होगा, सार्थक है, वो अर्थ देने वाले शब्द होंगे। तो ऐसे जब शब्द आपस में जुड़ेंगे तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और जब दो खंडों का कोई अर्थ ना निकले तो वह रूढ़। आइए यौगिक को देखते हैं।
सभी संधि शब्द योग शब्द, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जितने हम संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, पर रूप, पूर्व रूप, दुनिया भर के है ना संधियां बहुत सारे, जितने भी संधि पढ़ते हैं, जितने भी शब्द उसमें बनते हैं, सभी दो दो खंड होते हैं, दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। तो समस्त जितने भी संधि शब्द होते हैं, हिमालय, गणेश, रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, जितने भी शब्द हैं, सारे शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, दोनों खंडों को विच्छेद करने पर अर्थ निकलता है, वो सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे यहां पर उपस्थित है हिमालय। क्या है हिमालय? पहला खंड हो गया हिम, दूसरा खंड हो गया आलय। ठीक है, तो यहां पर शब्द बना हमारा क्या? हिम धन आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या अर्थ होता है? बर्फ। और आलय का अर्थ होता है भंडार, घर या मंदिर। कई अर्थ होते हैं, हर जगह इसका अलग अलग अर्थ हम लगा लेते हैं। ठीक है, हिम मन होता है बर्फ, आलय मन होता है भंडार, बर्फ का भंडार। बर्फ का भंडार जहां वो हिमालय। ठीक है, बर्फ सबसे ज्यादा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आइए अब उस संधि में हम समझेंगे कि कहां हम घर करते हैं, कहां मंदिर करते हैं, संधि में समझेंगे। आइए इधर, अतः यहां यौगिक शब्द कहलाएगा। देखो यहां पर हिम धर आलय, हिम और आलय इन दोनों सार्थक खंडों का अर्थ निकलता है। बिल्कुल निकला, मैंने निकल के दिखाई दिया। एक खंड ये, एक खंड ये, दो खंड हुआ, दोनों का अर्थ निकल गया सार्थक। ऊपर वाले रूढ़ का कोई अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन यौगिक का यहाँ पर अर्थ निकला। आपस में हमने जोड़ा, शब्द बन गया हमारा हिमालय, और हिमालय का भी अर्थ हो गया हमारा। यह यौगिक शब्द कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं। जैसे विद्यालय, हमारे सामने क्या है? विद्यालय। विद्या और धन आलय। तो विद्या का अर्थ होता है, विद्या मन क्या होता है? ज्ञान। और आलय मन क्या होता है? मंदिर। देखो यहां पर वही आलय यहां था कि यहां पर हमने अर्थ लिया भंडार का, और यहां पर आलय जो हमने लिया उसका मंदिर का अर्थ लिया। किसका लिया? मंदिर का, ज्ञान का मंदिर। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ होता है ज्ञान का मंदिर। ये जो हमारा विद्यालय है ना, ये ज्ञान का मंदिर है। ठीक, आइए यहां पर